कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर भारतीय संविधान सभा के निर्माण वाली संविधान सभा के गठन की बात करें, जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करें, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो भारत में जो कैबिनेट मिशन आती है, इसी के आधार पर भारतीय संविधान की गठन की बात कही जाती है। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? कौन कर रहा था कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता? लॉरेंस कर रहा था। ठीक है, लॉरेंस की बात करें, लॉरेंस का उस समय क्या था? 1946 में लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। कौन था? भारत सचिव था। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो जल सेनापति थे। और सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की बात करेंगे तो वाणिज्य मंत्री थे। क्या थे ये? वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना करें, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार की बात करेंगे तो किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी। बिल्कुल, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले अपनी विचार को प्रस्तुत किया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों के लिए कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? क्या बताएंगे? 389। बिल्कुल, 389 संख्या निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से आने वाले थे। अब 93 जो थे देशी रियासतों से आने वाले थे, कि इन्होंने शामिल होने से मतलब क्या किया? इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्योंकि अखिल भारतीय संघ में भी उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए बोला कि भाई साहब हम तो संविधान सभा का भाग नहीं बनेंगे। देशी रियासत बोला हम संविधान सभा का भाग नहीं बनेंगे। 93 सदस्य जो थे देशी रियासत से आने थे, वो उन्होंने इनकार कर दिया। 92 सदस्य ब्रिटिश प्रांत थे, 4 जो थे कमिश्नरी थे। चारों कमिश्नरी का नाम याद करना आसान है। एक का अजमेर है, बी से बलूचिस्तान है, सी से मतलब कुर्ग है, डी से मतलब दिल्ली है। ए बी सी डी, क्या बोलेंगे? 4 कमिश्नरी कौन थे? ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बॉल नहीं होता, बी फॉर यहाँ पे बलूचिस्तान पढ़ेंगे, बलूचिस्तान। ठीक है, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर यहाँ पे कुर्ग पढ़ेंगे। डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर यहाँ पे दिल्ली। ये क्या थे? 4 कमिश्नरी थे। ठीक है, अब 4 कमिश्नरी कभी फुल हो गए आप लोग? बताओ। एबीसीडी पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैंने अभी भी एबीसीडी का प्रयोग करके दिखा दिया आपको। क्या? ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। अब बोलोगे सर ये क्या था, ये कैसे, ये कमिश्नरी क्यों बोलते थे? तो यहाँ का प्रशासन आप देखोगे, कमिश्नरी का प्रशासन जो था ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था, जिसको हम लोग क्या कमिश्नर के नाम से जानते थे। ठीक है, इसलिए इसको कमिश्नरी बोलते थे। क्या किसके नाम से जानते थे? कमिश्नरी के नाम से जानते, कमिश्नर के नाम से जानते थे, इसलिए इनको कमिश्नरी बोलते थे। अब बाकी प्रांत से, प्रांत का प्रशासन कैसे चलता था? तो प्रांत का प्रशासन चलाने के लिए वहां पे केंद्रीय विधानसभा होती थी, विधानसभा से चलता था। लोग मतलब चुने जाते थे, समझ रहे हैं ना? वैसे संख्या 292 थे, 4 कमिश्नरी थे, चीफ कमिश्नरी। अब 93 जो थे क्या थे? देशी रियासत है। देशी रियासतों ने बोला भाई साहब हम नहीं पार्टिसिपेट होंगे। तो संविधान सभा के कितने सदस्य से बनी? 292 प्लस 4, 296। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखेंगे मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन के सभा का चुनाव हुआ और 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 बताया ना, 292 प्लस 4 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें से विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस के कितने थे? 208 कांग्रेस के आ गए, और मुस्लिम लीग के कितने आ गए? 73 आ गए। जोड़िए, 8 3 11, 7 1 8, 281 सदस्य इधर आ गए। अब 15 के सदस्य जो थे ये अन्य दल से थे या फिर स्वतंत्र उम्मीदवार थे। ये ना तो मुस्लिम लीग से थे ना तो कांग्रेस से थे। तो 5 1 6, 8 1 9, 296 हो गया। तो अगर देखेंगे यहाँ पे देशी रियासत पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो 296 के लिए चुनाव होता है 389 में से, जिनमें से कांग्रेस का 208 जीतता है, मुस्लिम लीग का 73 जीतता है। अब 15 को उम्मीदवार जो थे क्या थे? ये या तो ये मतलब निर्दलीय थे, किसी भी दल से नहीं थे, या फिर मतलब छोटे छोटे दल से आते थे, स्वतंत्र उम्मीदवार। पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कहां पे हुई? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभा का अस्थायी मतलब क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। ये जो थे बिहार से आते थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी कहां से आते? बिहार से आते थे। ये परंपरा जो थी सबसे बुजुर्ग सदस्य को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ये परंपरा कहां से ली गई थी? ये परंपरा फ्रांस की परंपरा थी। कहां की परंपरा थी? कभी पूछता, बताएंगे कहां की परंपरा थी? ये फ्रांस की परंपरा थी। अगर फ्रांस में सभा चलाने के लिए अगर कोई सभा का नियमित मेंबर नहीं है, तो वहां पे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है उसको मतलब वहां का मतलब
सभापति बना दिया जाता, ये परंपरा फ्रांस से उठाई गई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान बनाने की मांग कर दी। मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मुस्लिम वाज नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें मतलब पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत बेसिक चीज है, समझिए एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो भले ही लुसेंट है, लेकिन लुसेंट को भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आप अच्छे अच्छे एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। और मैं लुसेंट को मैंने लक्ष्य रखा था बिहार एसएससी के एग्जाम से पहले कम से कम 5 से 7 बार लुसेंट को खत्म करूंगा। ठीक है, या फिर आपका दरोगा के एग्जाम से पहले भी 2-3 बार तो खत्म कर ही दूंगा। ठीक है, दरोगा का कौन सा एग्जाम, मेंस। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि भी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अब चलेंगे, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। प्रतिनिधित्व किया, साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटन किया गया। कितने आबादी पे एक स्थान आया था, तो 10 लाख की आबादी पे एक स्थान था। ठीक है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य 3 प्रमुख समुदायों के आधार पर किया गया। पहला क्या था, एक मुस्लिम थे, मुस्लिम सिख, दूसरा जो सिख था, और तीसरा जो था साधारण था। साधारण में कौन आता था, तो साधारण में मुख्यतः देखेंगे हिंदू, साधारण में। अन्य धर्म की बात करेंगे साधारण में, जबकि मुस्लिम सिख इसमें अलग अलग था। तीसरा जो था साधारण था, इसी में हिंदू भी आते थे। अब संविधान सभा के प्रमुख समिति, उनके अध्यक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले संचालन समिति कौन चलाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। संघीय संविधान समिति, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति, भीमराव भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव, शांति शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, नेहरू बहुत जी, सुंदर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति, डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातियों का बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समिति बनाई गई थी। मौलिक अधिकार की उप समिति कौन संभाल रहे थे, जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति कौन, किनके पास था अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमा जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति किनके पास था, गोपीनाथ बारडोली, असम शामिल नहीं था इसमें। ठीक है, ध्यान रखें, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ के। ठीक है, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा, ये किसके पास था, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा किनके पास था, ये भी ठक्कर के पास। उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, ये किसके पास, पाकिस्तान में शामिल होने के कारण उसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के लिए बना तो था, लेकिन पाकिस्तान में शामिल हो गया था, बलूचिस्तान वाला इलाका, तो उसको भारतीय संविधान सभा में कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। इसमें आप देखोगे मुस्लिम की बात करेंगे 163 था, इसमें बात करें सॉरी हिंदू 163 था, मुस्लिम की बात करेंगे 80 था। अनुसूचित क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। हिंदू अरे सर बोले थे हिंदू 163 था। अरे 163 था, तो अनुसूचित जाति वाला में भी तो शामिल होगा ना, टोटल 208 हो जाएगा अंतिम अंतिम मिलाते मिलाते। अनुसूचित जाति के हिंदू को तो कई भागों में बांट देंगे ना, हिंदू को अनुसूचित जाति होगा, इधर से देखे पिछड़ी जाति भी होगा, सबको जोड़ेंगे ना तो 208 फूट जाएगा। जोड़िए तो इसको 31 देखिए यहाँ पे। ठीक है, 31 और 6 37, इसमें से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कुछ मुस्लिम भी शामिल हो सकता है ना। ये मतलब किस आधार पर, समुदाय के आधार पर बांटा गया। तो वहां पे धर्म के आधार पे आपने देखा 208 प्लस 73 जो था किसके आधार पे था, 208 प्लस 73 यहाँ पे कितना था, ऊपर में जो आपने जो पढ़ा है कहाँ गया यहाँ पे, 296 था ना, नहीं नहीं, यहाँ पर धर्म के आधार पे कितना बांटा था, 208 प्लस कितना था, 208 प्लस 73 नहीं है, धर्म के आधार पे 208 प्लस 73 है ना। अब यहाँ पे देख, वो तो हिंदू भी हो सकते हैं, कोई भी उसमें हिंदू भी हो सकते थे, उसमें मुस्लिम भी हो सकते थे, बिल्कुल
हाँ वो मतलब किसी पार्टी के आधार पे था, सॉरी धर्म बोला, मुस्लिम पार्टी के आधार पे था, ठीक है। 208 प्लस 73, कांग्रेस बोलेंगे तो कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम सब है, मुस्लिम लीग बोलेंगे तो मुस्लिम में भी हिंदू मुस्लिम सब हो सकता है। अब इसमें देखेंगे इनको कितना दिया गया, ठीक है, ये आएंगे समुदाय के आधार पे। तो हिंदू के पास 163 थे, मुस्लिम के पास 80 थे, अनुसूचित जाति 31 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, इंपोर्टेंट है, पारसी 3 थे, एंग्लो इंडियन भी 3 थे, सिख 4 थे, अब पिछड़ी जनजाति जो थे 6 थे, ठीक है, समझ गए। कुल 296। संविधान सभा में महिला जो थी 15 थी, देख लीजिए कौन कौन महिला थी, इसमें से एक महिला मात्र आगे चलकर मंत्री बनी। कौन बनी मंत्री? राजकुमारी अमृत कौर जी मंत्री बन गई, जो कि बराड़ से आती थी। फूड सरोजिनी नायडू की बात करेंगे, बिहार से आती थी, उनका चयन बिहार से हुआ था, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पूछता है कभी कभी, कंफ्यूज लोग लोग आंध्र प्रदेश मार देते, लेकिन बिहार से आती थी, ठीक है। ये क्या बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। सुचित्रा कृपलानी संयुक्त प्रांत से आती थी, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी से, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है बाद में जाके। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी, आगे चलकर यूएनओ में, ठीक है, भारतीय क्या बनती है? एम्बेसडर बनती है। अम्बू स्वामीनाथन मद्रास से आती थी। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम थी, संयुक्त प्रांत से आती थी, मुस्लिम थी, ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम में बात करेंगे एक ही मुस्लिम थी, ठीक है। ये बेगम एजाज रसूल ही केवल मुस्लिम थी, और कोई मुस्लिम इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही सारी थी, उतना याद नहीं रखना, बस ध्यान में 15 महिलाएं थी, जिनमें से क्या हंसा मेहता भी किसी की वाइफ थी ना? सॉफ्ट तो किसी न किसी की वाइफ तो रही ही होगी ना। सर वो लीडर थे कोई, हंसा मेहता जी। हो सकते, ठीक है। चलिए तो ध्यान में आपको रखना है, तो मेनली आपको ध्यान में रखना है से ये सरोजिनी नायडू जी का चयन बिहार से हुआ था, ठीक है। बिहार की थी नहीं, लेकिन चयन बिहार से। जैसे मान लीजिए बिहार के किसी आदमी को मंत्री बना देंगे, सपोर्टेड आप ही को, या फिर किसी को मंत्री बना देंगे, आप बिहार में आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हो सकता है कहीं के भी राज्यसभा सब चुने जाए। हाँ, ठीक जैसे है, नरेंद्र मोदी है ना, बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, गुजरात से हाँ है तो फिर। चुनाव लड़के आए ना, तो उसी तरीके हाँ, विधान राज्यसभा से भी किसी व्यक्ति को एज ए मिनिस्टर के तौर पे उनको सदस्यता दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से बिहार से आती थी, सामान्य थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक ही को मुस्लिम थी इसमें, बाकी सारा सामान्य थी, एक मुस्लिम थी जिनका नाम बेगम एजाज रसूल, ठीक है। आप चलेंगे आगे। अब क्या था तो देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए 2 दिन के बाद, ठीक है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहला उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी बने। और दूसरा कौन बने? पी.टी. कृष्णचारी। ब्रिटी कृष्णाचार्य, ठीक है। तो एस.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 से, एवं दूसरे उपाध्यक्ष बीटी कृष्णाचार्य 16 जुलाई 1947 को चुने गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा की बात करें, कार्यवाही की बात करेंगे, 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ। और आप देखोगे भारतीय संविधान में, आप देखेंगे प्रस्तावना जो है कहीं न कहीं नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रतिरूप है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और इस एक महीना के बाद इसको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब 22 जनवरी अप्रोक्स एक महीना के बाद 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे स्वीकृति मिली, उसके बाद संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। इनमें से प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। बाद के संवैधानिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया? बी.एन. राव। बेनेगल राव, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तैयार किया गया संविधान का प्रारूप पे विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम रूप से संविधान की सारी चीजें प्रारूप में जाती थी, जांच पड़ताल होता था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? कौन थे अध्यक्ष? अम्बेडकर जी। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन थे? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, 7 जो थे अम्बेडकर जी को लेकर थे, अलग अलग नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर की बात करेंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करेंगे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की बात करेंगे, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला की बात करेंगे। एन माधव राव जी का बीच में तबियत खराब हो जाता, अस्वस्थ हो जाता है, उनके अलावा बी एल मित्र जी का तबियत खराब हो जाता है, ठीक है, तो एन माधव राव साहब आते हैं।
डीपी खेतान जी निकल लेते हैं तो उनके जगह पे टीटी कृष्णाचारी आते हैं। कौन आते हैं? टीटी कृष्णाचारी। आप बोलोगे सर टीटी कृष्णाचारी कौन था? ये टीटी कृष्णाचारी है। बीटी का मतलब बीटा कृष्णाचारी की बात करेंगे ना, बीटी कृष्णाचारी क्या है? तो उपाध्यक्ष है, बीटी है उपाध्यक्ष वाले में। जो डीपी खेतान के मरने के जगह पे आते वो टीटी है, ठीक है। तो बीटी और टीटी में डोंट पिट कंफ्यूज, नहीं तो नंबर कटेगा। संविधान सभा ने अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश के बंटवारे का उनका निर्वाचन की बात कर बॉम्बे से हुआ था, क्योंकि बंगाल चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा, पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो इनका निर्वाचन भी बॉम्बे से होता है, लेकिन बॉम्बे का निर्वाचन ऑलरेडी फिक्स रहता है, वहां से लोग चुने गए जा चुके हो, तो उनका नाम रहता है क्या? तेज बहादुर सुप्रू। तो तेज बहादुर सुप्रू के स्थान पर तेज बहादुर सुप्रू जो थे अपना पद को छोड़ देते हैं, उनके जगह पे किनको? अम्बेडकर जी को भेजा जाता है। इन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसकी प्रशंसा की? तो सर बी एन राव की प्रशंसा की। इसे संविधान बनाने में मेरा जितना योगदान है उतना ही योगदान मतलब सर बी एन राव का भी है। अगर सर बी एन राव अगर नहीं होता तो शायद ये संविधान सभा नहीं भी बनती। तो इसलिए बी एन राव साहब का भी योगदान को हम लोग कम नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। हम मानते हैं संविधान के जनक थे, लेकिन उनका भी योगदान, ठीक है, उतना ही था, ठीक है, समझ गए ना। जी सर। चलिए, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान मतलब कितनी बैठकें इंपोर्टेंट है? बोलिए। 141। बिल्कुल 141 बैठकें हुई, ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल कितनी बैठकें हुई? तो 141 बैठकें हुई। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियत की गई, जिनमें से 253 स्थानों प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासत के लिए था, ठीक है। तो जब देश का बंटवारा हो गया तो भारतीय संविधान सभा पे सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 324। तो 300 324 बिल्कुल 324 कितना की गई? तो 324, ठीक है। ध्यान में रखें कितना निर्धारित की गई? 324 निर्धारित की गई, ठीक है। जिनमें से 253 स्थान प्रांतों के लिए और 89 53 स्थान देशी 35 रियासत सर, के लिए थे। 35 सर, 235। ठीक है, ध्यान में रखें कितना था? 235, ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946। 46 में है। 46। कब आता है? तो ध्यान में रखिएगा कब आता है। तो आता है तारीख की बात के 2 सितंबर 1946 को आता है। प्रस्ताव कब किया गया था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1945 में ही था, लेकिन उसी के आधार पर एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, मंत्रिमंडल का, जो कि अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में काम करती है। तो ध्यान में रखेंगे। उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो कब इसका गठन किया गया था, तो क्या बताएंगे? 2 सितंबर 1946 में। इसका गठन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था, ध्यान में इसको रखना है। और इस आधार पर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के पास कौन से पद को दिया गया, तो क्या बताएंगे? कौन सा पद दिया गया, क्या बताएंगे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्र परिषद मंत्री दिया विदेशी गया। मामला। पटेल साहब को गृह सूचना तथा प्रशासन दिया गया। प्रश्न पूछता है यहाँ से, इसे ध्यान से इसको कीजिए। बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा था। बथाई जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति था। रक्षा मंत्री। गोपालचारी सिंह के पास शिक्षा था। भावा साहब के पास मतलब कार्य खनन में बंदरगाह था। राजेंद्र बाबू के पास खाद्य एवं कृषि था। आसफ अली जी के पास क्या था? रेलवे था। जगजीवन राम के पास मतलब श्रम था। टोटल मतलब कितनी थी? 9 थी कांग्रेस से, और 5 जो थी मुस्लिम लीग से थी। मुस्लिम लीग से कौन कौन शामिल हुए थे? ये बाद में शामिल हुए। 2 सितंबर 1946 को तो बनी, लेकिन ये जो 26 अक्टूबर 1946 को बाद में शामिल होते हैं। लियाकत अली वित्त था। आई एच चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य था। अब्दुल रब नस्तर के पास संचार था। जोगिंद्र नाथ मंडल की बात करेंगे, ठीक है, बंगाल में एससीएफ चीफ थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनको मतलब विधि दिया गया। और गजानतर अली को मतलब क्या दिया गया? स्वास्थ्य दिया गया। तो अंतरिम सर एससीएफ क्या था? एससीएफ क्या था? एससीएफ हाँ का फुल फॉर्म, एक मिनट। हाँ एससीएफ। एससीएफ का फुल फॉर्म था, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। एससीएफ का एससीएफ देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन था कुछ इसका। एससीएफ का था जोगिंद्रनाथ मंडल, जो एससीएफ से बंगाल में था। स्टेट चीफ नहीं याद आ रहा है क्या था इसका, एक देख के बताता हूँ।
हाँ, शेड्यूल कास्ट के आधार पे शादी इनको जो एससीएफ में था ना, एक एससीएफ शेड्यूल कास्ट करके एक कुछ था, ऐसा ही कुछ, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट कुछ था, ठीक है। बंगाल में चीफ थे, शेड्यूल कास्ट एप से कुछ होगा, उसके चीफ थे ये, ठीक है। अब हो सकता है कुछ, लेकिन उसे शेड्यूल कास्ट से मिलता जुलता था, इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट ही थे ये। शेड्यूल कास्ट ही आते हैं, जोगिंद्रनाथ मंडल तो बंगाल में शेड्यूल कास्ट के पहले से हेड थे। एफ से कुछ होगा, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। आप देखिए कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, क्योंकि अब मुस्लिम लीग तो गया, तब मुस्लिम लीग को जाने से संविधान सभा में संख्या क्या रहेगी उसको लेकर मतलब विवाद हुआ। तो 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? 299। अब इसमें पाकिस्तान बट चुका है, मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य नहीं है। अब हमारे पास फाइनली कितनी संख्या है? तो 299 संख्या है, ठीक है, समझ गए। जिसमें प्रांतीय सदस्य 229 थी तथा रियासत से कुल कितने सदस्य? 70 थे, ठीक है। प्रांत से कितने थे? 229 थे। रियासत से कितने थे? 70 थे। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पे विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान के प्रथम वाचन की बात करेंगे, याद रखें 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा का दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जो कि सर्वाधिक लंबा था। अगर पूछेगा सबसे लंबा वाचन कौन था, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या बताएंगे? तो सबसे लंबा की बात करेंगे तो दूसरा वाला जो था सबसे लंबा था, जो कि 15 नवंबर 1948 को शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अप्रोक्स 11 महीने के आसपास चला था ये, ठीक है, अप्रोक्स 11 महीने के आसपास। अब चलेंगे संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन की बात की 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को चला। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो इधर ये 5 दिन ये चला, 4 से 5 इधर ये चला, ये कितना दिन चलेगा ये? मतलब सबसे छोटा की बात करेंगे तो आपका सबसे छोटा पहला, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे छोटा जो था पहला था वाचन, जो कि 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा की बात करें 17 अक्टूबर 1949 को शुरू, सॉरी 15 नवंबर 1948 को शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरे वाचन की बात करूंगा तो 14 नवंबर 1949 को शुरू होगा, जो कि 26 नवंबर 1949 को चलेगा। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है, संविधान सभा को संकल्प के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और इस समय संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 थी। कितनी थी? 284। अब मुस्लिम लीग के जाने के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 तय की गई थी, जिसमें से 229 प्लस कितना रेशियो था? 229 प्लस 70, 229 प्लस 70 था, ठीक है। लेकिन जिस समय संविधान सभा को 1949 में जब पारित किया गया तो उस समय 284 सदस्य जो थे उपस्थित थे। ये भी प्रश्न पूछता है कि कितने सदस्यों ने संविधान सभा के, ठीक है, जो उस पे जो सिग्नेचर किया था 284, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे अंतरिम मंत्रिमंडल जो बनता है, सॉरी पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है, वो किस आधार पे बनता है? तो देखेंगे प्रधानमंत्री जो थे या फिर राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले किनको दिए गए थे, क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। गृह सूचना प्रशासन एवं राज्यों के मामले किन्हें सौंपे गए तो क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ। खाद्य एवं कृषि किन्हें दिया गया तो क्या बताएंगे? बिल्कुल। शिक्षा किन्हें दिया गया तो क्या बताएंगे? शिक्षा। बिल्कुल, ये भारत के नहीं थे, ये अरब से आए थे, ठीक है, लेकिन भारत के होके रह गए, ठीक है, मुख्य रूप से अरब के निवासी थे। कितने तारीख को इनका जन्मदिन मनाते हैं? भारत रत्न 5 अक्टूबर को। 11 है ना? हाँ हाँ। चलिए, मथाई साहब के पास कौन सा पद था? मथाई साहब के पास क्या बताएंगे? रेलवे एवं परिवहन था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास कौन सा पद था, क्या बताएंगे? विधि पद था, क्या बताएंगे? जगजीवन राम जी के पास कौन सा पद था? श्रम बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कौन सा पद था तो क्या बताएंगे? रक्षा मंत्रालय। बिल्कुल, बहुत सुंदर, रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर जी के पास कौन सा पद था, क्या बताएंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय। एकमात्र ये महिला थी और जितना बार भी मंत्री बनी बेचारी एक ही पद पे रही, ठीक है। और संविधान सभा के में भी ये महिला थी, ध्यान में रखेंगे। एसटी बाबा की बात करें, इनके पास कौन सा पद था तो क्या बताएंगे? वाणिज्य। रफी अहमद किदवई जी के पास कौन सा पद था तो क्या बताएंगे? आर के शनमुखम चट्टी जी के पास कौन सा पद था तो क्या बताएंगे?
वित्त मंत्रालय। देखिए डॉक्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास कौन सा पद था, तो क्या बताएंगे? उद्योग उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। कौन सा पद था, तो क्या बताएंगे? कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय। हमारा देश उस समय जो था ना, हमारा देश उस समय बहुत ही मतलब चीजों से गुजर रहा था। तो अभी जो मतलब मंत्रिमंडल जो बनता है, तो जो पार्टी जीतता है चुनाव, उसी पार्टी के लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं ना, या फिर गठबंधन करते उनको शामिल किया जाता है। लेकिन उस समय जो चीजें जो है उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनकी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, जैसे बात करेंगे ये पहला मंत्रिमंडल जो था 1947 बना, जिससे बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कांग्रेस से कोई इनका लेना देना नहीं था। ठीक है, भारतीय जनसंघ से आते थे, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, मतलब ऐसा मंत्रिमंडल बनाना था जिसमें लगे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, कुछ मुस्लिम हो, कुछ सिख हो, हिंदू हो, सब हो, समझ रहे हैं ना, कुछ दक्षिण भारत से हो। इस तरीके से मंत्रिमंडल का निर्माण करवाया गया। आप देखें, भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया, जिसके सचिव कौन थे? बीपी मेमन थे। बीपी मेमन जो थे पटेल साहब के भी सचिव थे, और जो रियासत विभाग बनाए उनके भी सचिव थे। तो भारत के रियासत को भारत के रियासतों का एकीकरण करने में 3 व्यक्ति का योगदान था। एक सरदार पटेल साहब का महत्वपूर्ण योगदान, बीपी मेमन और लॉर्ड माउंटबेटन का भी, किनका? बेटन का भी योगदान था। ठीक है, तीनों का योगदान था। ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पूरे 3 साल लगे, मतलब मोटा मोटी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 11 महीना कुल 18 कितने दिन बहस हुई, कितनी दिन बहस हुई थी, क्या बताएंगे? 114 अप्रॉक्स में देखेंगे तो 64 लाख रुपए खर्च होता है। 63,96,729 रुपए का मतलब संविधान के बनने में अपव्यय हुआ। और संविधान को 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। तब जाके इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में भी इतना ही है, केवल अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखें। आप बोलेंगे सर 400 होगा, 25 हो गया, तो क ख ग घ बढ़ा, लेकिन मूल रूप से अपना इसी रूप में है। ठीक है, वैसे 450 के पास अनुच्छेद हो गया क ख ग जोड़ के, लेकिन मूल रूप से 395 ही है। बीपीएससी भी इसी को आंसर लेता है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को से पहले लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। कौन कौन से अनुच्छेद को उस समय लागू किया गया? तो 5 से लेकर 9 तक याद रखिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93। 391, 392, 393। तो 15 आर्टिकल्स को उसी दिन लागू किया गया, जैसे 5 से लेकर 9 तक। 60 हो गया, 324 हो गया, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। अब बाकी जो संविधान जो था उनको पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और इस दिन से हमारे ऊपर जो अधिराज्य का जो टैग जो लगा गया था, डोमिनियन स्टेट का जो टैग जो था वो हट गया। 1950 तक हम लोग क्या थे? डोमिनियन स्टेट थे, हम ब्रिटिश अधिराज्य थे। हम स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन हमारा कानून जो था अभी भी ब्रिटिश नियमों के आधार पर चल रहा था, इसलिए उसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन हम पूरी तरह से स्वतंत्र कब होंगे? 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र कहना है, हम लोग संप्रभु हो गए। क्या हो गए? संप्रभु। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझे? संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें, कितनी तारीख को अंतिम बैठक हुई, क्या बताएंगे? 26 24 नवंबर को हुई अंतिम बैठक हुई। और उस दिन विधानमंडल में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रीय गीत को, भारत के राष्ट्रीय गान को, तीनों को चुन लिया गया। आर से राष्ट्रपति, आर से राष्ट्रीय गीत, आर से राष्ट्रीय गान, 3 गो आर, ट्रिपल आर, याद करेंगे इसको, हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह डॉक्टर राजेंद्र बाबू भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, गणतंत्र कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, हम लोग बहुत बड़े गणतंत्र के रूप में विश्व के मानचित्र पे उभरते हैं। ठीक है, संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली पहली संसद के निर्माण तक अंतिम संसद के रूप में काम करेगी। आप बोलोगे सर संविधान सभा क्या काम करेगी? संविधान बन गया, क्या संविधान सभा का काम खत्म हो गया? नहीं, संविधान सभा का काम कब खत्म होगा? 1951-52 में जाके कम होगा, जबकि देश में चुनाव होगा, नया संसद चुन लिया जाएगा। जब तक देश में नया संसद नहीं चुना जाएगा, तब तक संविधान सभा ही हमारे संसद के तौर पर काम करेगी। देश में चुनाव होता है 51-52 में, जब चुनाव होता है तो प्रथम आम चुनाव होता है, उसके बाद जब संसद जब वहां से चुनकर आ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तब जाके आप देखोगे से इस संसद ये जो इनका काम जो है समाप्त होता है। ठीक है, समझ गए? समझे? चलिए,
तो ये सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण की चुनौती भी थी, क्योंकि इतने बड़े देश में चुनाव करवाना सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, क्योंकि भारत को सभी लोग देख रहा था, देखते कैसे करवाता, कहीं भारत भी तो कहीं पाकिस्तान की तरह फिर अन्य देश की तरह मतलब अलोकतांत्रिक देश तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, चुनाव करवाए नहीं, लेकिन चुनाव हुआ बहुत ही व्यापक तरीके, विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हुए, देश में चुनाव हुआ और 51-52 में चुनाव हुआ। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। चलिए अब चलिए संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य की बात करेंगे। तो इनमें 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बनता है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्थापन किया। जबकि राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के लिए बहुत बड़ा कंडीशन क्या था, जो भी कंट्री राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा उस देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा, ब्रिटिश महारानी या फिर महाराजा जो होगा सो होगा। भारत बोला हम तो राष्ट्राध्यक्ष का सदस्य बनेंगे, हमारे साथ ऐसा कुछ मतलब नियत नहीं लागू होगी, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्र प्रधान जो होगा वह तो न तो मतलब क्या होगा, न तो उसको नियुक्त करेंगे और नहीं मतलब वंशागुणत होगा, वो जनता के द्वारा मतलब क्या होगा, निर्वाचित। अगर जनता के द्वारा निर्वाचित मतलब क्या होगा, निर्वाचित मतलब क्या होगा, चुना जाएगा जनता के द्वारा। गया। ठीक है, बिल्कुल। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जिसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपना लिया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की भी घोषणा कर दी। तो भाई साहब तुम भी अपना देख लो, लेकिन ये लोग था मूर्ख था, संविधान सभा बनाते बनाते 1956 पहुंचा दिया। बीच में इसके जो राष्ट्र का जो निर्माण करने वाला था जिन्ना, उसकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को गोली मार दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में उथल पुथल शुरू से ही मतलब मची रही, संविधान नहीं बना, पहला सैनिक रूल स्थापित हो जाता है, तो पूरा गड़बड़ चीजें वहां पे चल रही थी। जबकि जिन्ना का ख्वाहिश क्या था, तो पाकिस्तान को हम एक डेमोक्रेटिक नेशन, एक सेकुलर नेशन बनाएंगे। उन्होंने अपने पहले स्पीच में भी बोला था कि पाकिस्तान एक सेकुलर नेशन, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेगा। लेकिन सपना का ही रह गया, क्योंकि सोच ही गलत थी। और जिस चीज का सोच गलत हो उसका मतलब निर्णय ही मतलब आगे चल के उसका परिणाम भी मतलब क्या होता है, गलत ही साबित होता है। ठीक है, अब चलेंगे संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया, तो क्या बताएंगे, प्रतीक के रूप में हाथी को चुना गया। ठीक है, जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा को अपने हाथों से लिखने का काम किसने किया, संविधान सभा हमारा प्रिंटेड नहीं है, संविधान सभा को हाथ से लिखा गया। किसने लिखा अपने हाथ से, रायजादा। गुड कैलीग्राफी, प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। और उसको चित्र बनाने का काम किसने किया था, नंदलाल बोस। बिल्कुल नंदलाल बोस ने उसको चित्र बनाने का जो कि अमिंद्रनाथ टैगोर का मतलब क्या रसिस किए थे। बंगाल आर्ट ऑफ पेंटिंग की स्थापना जब हुई थी बंगाल में, तो उसी के मतलब स्टूडेंट थे नंदलाल बोस, शांति निकेतन के पेंटर थे, उन्होंने अपने हाथों से मतलब चित्र बनाया था। ठीक है, और प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया। ठीक है, अब चलेंगे मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण का सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, इनमें नंदलाल बोस और बिहाराम मनोहर सिन्हा थे, जो कि अभी मैंने बताया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण बैद ने किया था, जबकि जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। समझ रहे हैं ना। HBR आयंगर ने संविधान सभा को सचिव नियुक्त किया गया था, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का सचिव कौन थे, तो क्या बताएंगे, HBR आयंगर। बिल्कुल HBR आयंगर। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अब संविधान सभा के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना पे हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रही, दिक्कत तो नहीं हो रहा ना समझने में। नहीं सर। कुछ लोग पहला बार देख रहे, प्रिया आप पहला बार आए हो ना क्लास में, इससे पहले शायद कल ही आप जुड़े हो, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। जो भी लोग पहले बार आए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए, बताइए। ठीक है, और भी अच्छे क्लासेस के लिए आप बीपीएससी के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, इन सब चीजों को अगर पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन मी। ठीक है, मेन सेंसर राइटिंग अगर करनी है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयंगर साहब की बात करेंगे, तो संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के रेफर कीजिए, सभी लोग एक एक दो मेंबर जो एक्टिव मेंबर है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको शामिल कर सकते हैं, फिर ग्रुप का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों माध्यम खुला हुआ, मेंबर ऐड करने का भी और लिंक शेयर करने का भी। ठीक है,
बाकी आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षा, एकदम बिल्कुल सुरक्षित होके पढ़ाई करें। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता, आपका नाम तक नहीं ले सकता ग्रुप में, ठीक है ना। आपको कोई डीएम कर सकता, अगर कोई भी अगर ऐसा करता हमें बताइएगा, क्योंकि डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया है। कोई भी, और यहाँ पे तो कोई टिकेगा ही नहीं जो नहीं पढ़ने वाला है, यहाँ पे वही टिकेगा जो पढ़ने वाला, बाकी तो आएगा किसी में सुन के ही भाग जाएगा, नहीं कोई हल्ला गुल्ला होगा। तो पूरे डिसिप्लिन के साथ आप लोग यहाँ पे एक फैमिलियर माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे, आज का हमारा तीसरा लास्ट टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब प्रस्तुत किया था, और भारत के भारतीय संविधान का आदर्श है, वो क्या है, आदर्श है। अब क्या होता है, जो उद्देशिका जो होता है ना, प्रस्तावना जो होता है ना, अब किसी के घर में प्रवेश करते तो घर में प्रवेश करते ही आपको दिख जाता है घर का आदर्श कैसा, वही संविधान है। संविधान को जब खोलेंगे तो उसके प्रस्तावना से ही पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है, कितने अधिकार की बात करता है। प्रस्तावना में सभी चीजों को बहुत ही कम शब्दों में उसको मतलब क्या उसको संक्षेप रूप से मतलब क्या किया गया, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर दिया गया है। 42वां संविधान 1976 के द्वारा संशोधित ये उद्देश्य निम्न प्रकार से है, क्योंकि इसमें एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, मात्र एक बार इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद हमारा प्रस्तावना कैसा था उसके बारे में हम लोग जरा देखेंगे चीजों को। तो जब संशोधन किया जाता था हमारे प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है, तो संशोधित प्रस्तावना जो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार की न्याय है, कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की न्याय है, पूछेगा तो याद रखेंगे। हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है पूछेगा तो बता देगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए मैं तोड़ के बता रहा हूं ताकि आप लोग दिक्कत ना करें। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करेंगे तो 2 प्रकार की आपका क्या है, तो यहाँ पे समता की बात की गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इदत्त द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मकृत करते हैं, ठीक है। आपको इनमें से मुख्य बात है क्या याद रखनी है, तो हमारे संविधान में 2 प्रकार की समता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, जिसमें से आर्थिक न्याय भी हमारा शामिल है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये ध्यान में रखना है। जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात करूंगा तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, जाता है। प्रस्तावना की और मुख्य बातों की बात करेंगे तो संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, याद रखें आप। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है लेकिन संविधान का प्रारंभिक अंग है। अब पुस्तक को खोलते हैं तो पुस्तक का जो सबसे चीजें जो पहले दिया जाता है, जो प्रीफेस कहते हैं, प्रस्तावना है, लेकिन उसको पुस्तक के मुख्य पाठ में उसको शामिल नहीं करते हैं। लेकिन पुस्तक कैसा है उसके प्रस्तावना में झलक जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत भारत के लोग ही है। हमारे प्रस्तावना में हमारे भले ही संविधान सभा के जो सदस्य जो थे उन्होंने जो भी किया ये किसके बिहाफ पे किया, तो भारत की जनता के बिहाफ पे किया, अपने मन से कुछ नहीं किया। हमारे संविधान सभा के सदस्य थे और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो आप बोलोगे सर भारत की जनता के द्वारा चुने ही तो नहीं गए थे, तो प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे थे, तो भाई प्रांतों से आए थे ना, प्रांत में उनको जनता के द्वारा चुना गया था। प्रांत में किसके द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा चुना गया। तब प्रांत में पहले तो चुना गया जनता के द्वारा, फिर प्रांतों से मतलब निकलकर मतलब कहा है, तो प्रांतों से निकल के आप देखोगे तो फिर मतलब कहां पे आए, तो फिर मतलब संविधान सभा में आए। तो डबल फिल्टर हो गया, एक बार फिल्टर नहीं डबल फिल्टर हो गया। तो इससे मतलब क्या होगा, चीजें और भी मतलब क्या हुई क्लियर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भारत की संविधान सभा में जो लोग जो थे तो कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता को ही मतलब क्या था रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। मतलब भारतीय संविधान पूरी तरीके से कहीं ना केंद्र बिंदु में कौन है, तो भारतीय संविधान के केंद्र बिंदु में भारत के लोग हैं। इससे पता चलता है भारतीय संविधान जो है भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है, जय जयकार करता है, ठीक है। हमारे यहाँ संविधानवाद भी है,
संविधान होना आम बात है, संविधानवाद होना बहुत बड़ी बात है। संविधान सभी देश का हो सकता है, उत्तर कोरिया, चीन का भी संविधान है, लेकिन वहां पे संविधानवाद नहीं है, वहां पे क्या व्यक्तिवाद है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संविधानवाद है, डेट मीन संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी संविधान है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में संविधान किम जोंग के आगे कुछ भी नहीं है। किम जोंग चाहे रातों रात संविधान बदलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई चाहेगा, हमारे यहाँ संविधानवाद है, कोई संविधान को बदलना चाहे, संभव नहीं, नहीं बदल सकता है। तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से मेंस के लिए, तो संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, वो आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस 1957 में आया कि भाई साहब, प्रस्तावना को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हो। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बेरूबारी यूनियन बार 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो, प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहां पे संविधान की भाषा संदिग्ध हो, जब संविधान कह क्या रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में प्रस्तावना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आता है बेरूवादी। बेरूवाद यूनियन बार 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रिम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में, तो 1960 वाले केस में कहा गया। इसीलिए जब संविधान का भाग ही नहीं है, तो भाई किस आधार पर इसमें तुम संशोधन करोगे, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर जाके 1973 का बीपीएससी प्रश्न पूछा था, 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस में, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। तो पहले 1960 वाला केस में बेरूबारी वाला बोला से नहीं है, 1973 वाला बोला हाँ है। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर दिया, प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा मांगा, फिर बोला भाई संशोधन तो करो, तो क्या, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब घर बनाने के लिए देंगे तो ऐसा नहीं कि नीचे से जमीन को तोड़ देंगे तो पता चलेगा पूरा का इमारत ही गिर जाएगा। घर बनाने का मतलब क्या है, नए तरीके से स्ट्रक्चर करना। घर बना हुआ है, उसको आप क्या करो, पॉलिश कर दो, पेंट कर दो, प्लास्टर कर दो, टाइल्स लगा दो। ऐसा नहीं कि उसके जड़ से मतलब ईंट को खोदने लगे तो पता चलेगा पूरा इमारत ही गिर जाएगी। तो इसमें संशोधन कर सकते हो, बट गुड सेंस, ठीक है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, समझे। किस केस में कहा गया, तो 1973 के एक्ट में कहा गया, सॉरी एक्ट बोल रहा हूँ, 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। बिल्कुल, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, वो खुद केरला से थे। हाँ वही, ठीक है। देखिए कभी भी क्राइम केस जो होता है ना, तो वर्सेस स्टेट होता है, ठीक है। राज्य के वर्सेस क्राइम केस होता है, ठीक है। और ये सब सिविल, हाँ वहां से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। बिल्कुल, पहले तो ये स्टेट केरल राज्य का ही था, लेकिन बाद में जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में किया गया, क्योंकि वो उसमें फंडामेंटल राइट की बात आ रही थी। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर पाएगी, जो बात मैंने अभी बताया। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार एवं मजबूतीकरण हो, ठीक है। जैसा मैंने बोला, घर का आपको संशोधन करना है तो आप उसमें क्या करो, प्लास्टर करवा दो, टाइल्स लगवा दो, उससे घर सुंदर लगेगा और मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब घर का ईंट उखाड़ना शुरू कर दिए, तो वैसा कुछ आप नहीं कर सकते हो। 1976 में फर्स्ट टाइम इस पर संशोधन किए गए, लेकिन संशोधन करके कुछ हटाया नहीं गया। इसमें कुछ अच्छे शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष बोले गए, राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए, ठीक है। अगर देखिए, अगर धर्मनिरपेक्ष अगर रहेगा तो माफ दीजिएगा, लेकिन पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष दोनों अगर रहे तो इनमें से क्या चीज जोड़ा गया, दैट मीन्स पंथ निरपेक्ष, ठीक है। हम लोग पंथ के माध्यम से निरपेक्ष है, हालांकि मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, जो मैंने बोला। 5 प्रकार की बात करेंगे तो इक्वलिटी की बात, सॉरी 5 प्रकार की क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता की बात करता है, और 2 प्रकार की समानता की बात करता है। किस प्रकार की न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और क्या, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष अलग अलग है। हाँ थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मुख्यतः हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, विचार की करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, मतलब क्या हमारे पास क्या है, तो स्वतंत्रता है, ठीक है। समता की बात करेंगे, समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता है, ठीक है। आप महिला हम पुरुष है तो मेरा प्रतिष्ठा आपसे ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर आपका प्रतिष्ठा हमसे कम नहीं हो सकता, सामान्य है हम लोग, ठीक है। डजेंट मैटर
इन विच कैटेगरी, इन क्लास, ठीक है, किस समुदाय, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते, सबका बराबर, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, कुछ मायनों में बात करेंगे तो कठोर भी है, कुछ मायनों में अगर बात करेंगे तो लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। भारतीय संविधान की बात करेंगे तो 3 फिंगर सैल्यूट, ठीक है, अभी चर्चा में भी है इसलिए यहाँ पे आ गया तो बता दे रहा हूं, ठीक है। 3 फिंगर सैल्यूट की बात करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 सैल्यूट दिया जाता था, एक सैल्यूट स्वतंत्रता का होता, दूसरा समानता का होता, तीसरा बंधुत्व का होता था। अभी 3 फिंगर सैल्यूट म्यांमार में दिया जा रहा है, जहाँ पे मतलब प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं जो कि चाहते डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करे, तो अभी 3 फिंगर सैल्यूट निकल कर भी आया। ये 3 फिंगर सैल्यूट फ्रेंच रेवोल्यूशन की अवधारणा है, तो भारतीय संविधान में वहां से लिया गया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति की देन है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है, इसलिए भारत में क्या है, संविधानवाद है। जहां पे संविधानवाद होगा वहां पे संविधान सर्वोच्च होगा ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां पे संविधानवाद नहीं हो, संविधान होने के बावजूद भी वहां पे संविधान क्या मतलब क्या बहुत देखेंगे, वहां पे संविधान वहां पे दूसरे ढंग का है, ठीक है। वहां पे संविधान देखेंगे लिखित नहीं है, फिर भी बहुत मायनों में संविधान की प्रमुखता वहां पे दी जाती है। इस सबसे बड़ा अगर संविधानवाद देखना अमेरिका में देखिए, बहुत बढ़िया तो वहां पे अगर समानता की बात करता है तो भाई वहां पे मतलब समानता सापेक्ष सापेक्ष है, वहां पे किसी भी प्रकार लिखित परंतु नहीं है। अगर ये व्यक्ति ऐसा होगा तो समान नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो ही समान होगा, ठीक है। महिला है तो विशेष अधिकार देने का, पुरुष है तो कम देंगे, ठीक है। वहां पे बिल्कुल सबके लिए ठीक है भाई, समानता है तो कोई भी आधार पे मतलब उसको काउंटर नहीं कर सकता है, तो सबके लिए ठीक है, डजंट मैटर पुरुष है, महिला है, ऊपर है, नीचे, सबके लिए बराबर। तो सापेक्ष और निरपेक्ष भी पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में बता ही दिया, ये भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है, बता दिया मैंने। भारत सरकार ने 1935 तक संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द प्रयोग कहीं भी नहीं है, ध्यान रखिए, भारत के संविधान में संघीय शासन का प्रयोग कहीं भी नहीं है। भारत में संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, ठीक है। किस तरह के राज्य, अविनाशी राज्यों का संघ। कैसा मतलब राज्य क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल, शामिल है लेकिन वो बाहर, अविनाशी संघ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, राज्य कभी बाहर नहीं निकल सकते यहाँ से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि अमेरिका जैसे देश में देखेंगे तो वहां पे राज्य बाहर जा सकते क्योंकि वो समझौता का परिणाम है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। अब शामिल हो गए तो शामिल हो गए, तो यही था। कल हम लोग चलेंगे यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के, ठीक है, विदेशी स्रोत के बारे में देखेंगे, या फिर होगा तो करते हैं 7 बजे से कर सकते हैं थोड़ा सा, क्या अभी सर ये वाला पेज करा दीजिए ना।